नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्लास 11th का ये टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है ये, लेकिन हम शुरुआत करेंगे आज इसकी। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो शुरुआती टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कवर करेंगे, कहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, क्या कैसे होता है। शुरू में जो भी थ्योरी पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो सारा हम आज कवर करेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी आप लेकर बैठ सकते हैं, आई कैन बेट यू यहाँ इसके बाहर आपको एक भी सवाल नहीं आएगा इस वाले टॉपिक से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है एकता सोनी। फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में। सबसे पहले तो इंडेक्स बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, जो आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। डिफरेंस देखेंगे कि हम एक्चुअली देखो फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है। जनरली हमारे दिमाग में यही होता है छोटी क्लासेस से कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट कर सकते हैं या फिर जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द प्लांट्स कौन और है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो हम बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की भी बात करेंगे। डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस एंड बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस कैसे एक दूसरे से डिफर है। ओके, फिर हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। ओके, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आपको छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। खाने में होता क्या है, रोटी सब्जी आलू की पूड़ी नहीं, आलू की पूड़ी नहीं, आलू की सब्जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है वो खाना होता है प्लांट का। वो ग्लूकोज किसकी हेल्प से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी है ना, क्लोरोफिल, इनकी मदद से बनाता है। सनलाइट, एवरीथिंग प्लांट को चाहिए होगा। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आज कि अगर मान लो मैं कार्बन डाइऑक्साइड ना दूं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं दी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एसेंशियल, क्यों है ये एसेंशियल, राइट, और क्या एसेंशियलिटी है इसकी, इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सेम फॉर हम करेंगे क्लोरोफिल के ऊपर कि क्लोरोफिल क्यों एसेंशियल है, एंड सेम फॉर सनलाइट हम करके देखेंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। एंड उसके बाद में हम ना अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी में शुरू में गिवन है आपको। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जोसेफ प्रिस्टले का, जॉन इंगेज हाउस का, जूलियस वॉन सेक का, TW एंजलमैन का, है ना, एंड वॉन नील एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। ओके जी, चलिए, तो बिल्कुल ऐसे ही एनसीईआरटी में भी गिवन है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे। जो एनसीईआरटी में गिवन है वैसे का वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अलग बाहर नहीं पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बात। तो बच्चों आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट एक ऐसे जादुई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट जादुई बट हाँ, प्लांट के पास एक ऐसी क्षमता होती, कैपेसिटी होती जिसके थ्रू वो खाना खुद बना सकते हैं। खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं कि वो किचन में चले गए खाना बना लिया, नहीं, वो खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगर मैं किसी प्लांट को सनलाइट में रखूं, है ना, प्रॉपर अमाउंट में उसको सनलाइट मिल रही है बढ़िया से, तो वो खाना अपना बना सकता है, अपने आप को न्यूट्रिशन खुद दे सकता है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो किसी और पे डिपेंडेंट है। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना, इनका ईगो हर्ट हो जाता है फिर। तो ये अपने आप खाना बनाते हैं और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। दैट मीन्स फोटो मीन्स क्या होता है बच्चों, फोटो मीन्स होता है हमेशा लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, लाइट की हेल्प से खाना बनाना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज खाना, ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखना चाहती हूँ बच्चों। अब जैसे कि मैं बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ कि ये प्लांट जो है लाइट की हेल्प से खाना बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। दैट मीन्स कि क्या कर रहे हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एंड ऑब्वियसली इस फॉर्मूला में कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, बिल्कुल है। तो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से बच्चों ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बनती है। बिफोर फोटोसिंथेसिस ये बॉन्डिंग नहीं होती, बट आफ्टर फोटोसिंथेसिस ये बॉन्डिंग बनती है। तो याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन में कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है, जब भी बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। जब बॉन्ड टूटते हैं तो हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, कैटा मीन्स कट, ऐसे याद कर सकते हो आप। तो जब बॉन्ड को मैं कट लगाऊंगी यानी तोड़ दूंगी, दैट मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस। लेकिन यहाँ बॉन्ड मैं फॉर्म करूंगी, from CO2 I'll be making glucose C6H12O6 and मैं बोल सकती हूँ कि I am making C बॉन्ड, राइट। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए मैं बोल सकती हूँ ये एनाबॉलिक रिएक्शन है।
ठीक है। एनाबॉलिक मतलब बन रहा है कुछ, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज़ बच्चों, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ होती है, फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ खाना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ये ग्लूकोज तो बनाएगा। देखो प्लांट ना इतने अच्छे होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स तो नहीं होते इतने अच्छे। ह्यूमन बींग्स तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि हमारा काम निकल जाए बस बहुत है, हमें दूसरे की हेल्प क्यों करनी है। पर ये इतने अच्छे हैं कि अपना तो फ़ायदा करते ही करते हैं, हमारा भी फ़ायदा साथ साथ कर रहे हैं। वो कैसे? अब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके खुद के लिए तो न्यूट्रिशन बना ही रहे, ग्लूकोज बना ही रहे ताकि खुद ग्रो कर पाए, ठीक है। लेकिन साथ साथ में फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं जो हमारे जिंदा होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिना ऑक्सीजन के कैसे तुम जिंदा रह पाओगे? सिंपल सी बात है ना। अब जैसे वो गाना है कि मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, है ना, तो वो तो गाना फेल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम जो जी रहे हैं बच्चों वजह ये है, ठीक है। तो इसके लिए गाना गा सकते हो अभी तुम वीडियो पॉज करके, जस्ट किडिंग, ओके। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। ग्लूकोज के साथ साथ बच्चों एक जो मेजर चीज़ है वो रिलीज होती है ऑक्सीजन, जो हमारे जिंदा होने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बच्चों इसको क्या बोल सकते हैं, अब ऑक्सीजन तो ये रिलीज कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को दे रहा है, लेकिन प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 ले रहा है फॉर मेकिंग द ग्लूकोज। समझ पा रहे हो? कचरा पट्टी जो हम छोड़ रहे हैं ना CO2 बच्चों, इतनी ज़्यादा अमाउंट में CO2 निकाल रहे हैं, वो CO2 सारी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? प्लांट। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना है, क्योंकि विदाउट CO2 प्लांट ग्लूकोज नहीं बना सकता, तो वो एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज बनाने के साथ ऑक्सीजन हमें दे रहा है बदले में, ठीक है। हम क्या दे रहे हैं उसे? CO2, और वो बदले में क्या दे रहा है? अपना ग्लूकोज बना रहा है, और साथ साथ में ऑक्सीजन भी दे रहा है हमें, ठीक है। तो हम इसको बच्चों बोल सकते हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन बाहर दे रहा है, तो एक्सचेंज हो गया, गैसेस एक्सचेंज करता है। साथ साथ में ये केमिकल, ग्लूकोज क्या है? केमिकल ही तो है, तो केमिकल भी फॉर्म कर रहा है। इसलिए बच्चों NCERT में एक टर्म लिखा हुआ है कि हम ना इस रिएक्शन को फिजिको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे पता है ना, क्योंकि आप NCERT खोलोगे तो आपको ये टर्म दिख जाएगी, फिजिको केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब हमने बहुत अच्छे से समझा। फिजिको का मतलब होता है फिजिकल चीज़ बच्चों, कोई चीज़ फिजिकली हो रही है। फिजिकली का मतलब क्या है? गैसेस एक्सचेंज होना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट इज वाई हम इसको फिजिको बोल रहे हैं। केमिकल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ग्लूकोज, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिजिको केमिकल रिएक्शन, दैट इज ऑल। इसके अलावा बच्चों मैं एक और चीज़ इसको बोलना चाहूँगी। हाँ, ये चीज़ मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन करी कि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन होती है बच्चों। एनाबॉलिक रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एनाबॉलिक रिएक्शन? एनाबॉलिक रिएक्शन मैंने अभी बताया आपको कि एनाबॉलिक का मतलब कुछ ना कुछ फॉर्म हो रहा है, तो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्मिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, क्योंकि हम ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, एक और चीज़ हम इसको बोलते हैं बच्चों कि ये ना CO2 और पानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ये ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे हैं बच्चों, एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का भी। तो जो H2O होता है यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन देता है अपने, है ना, ताकि क्या कर पाए, ये CO2 को रिड्यूस कर पाए, CO2 से ग्लूकोज बना पाए। CO2 से ग्लूकोज बनाना होगा तो क्या चाहिए होगा भाई? CO2 का रिडक्शन करना पड़ेगा ना। अब आपने छोटी क्लासेस में बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री है, कि मान लो ये CO2 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब मैं इससे बना देती हूँ ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। क्या यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर प्रोटॉन आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे, है ना, H+ प्रोटॉन ही होता है। तो प्रोटॉन का आना जाना बच्चों, प्रोटॉन का आना जाना एक्सचेंज चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ ना रिडक्शन हो रहा है, किसका? CO2 का। तो CO2 का यहाँ रिडक्शन होता है बच्चों। H2O जो होता है पानी, वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। तो अगर हम जानते हैं, अब ऑब्वियसली क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है ये, कि जब भी कहीं किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते बच्चों, तो हम उसको क्या ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शन बोल सकते हैं। हाँ जी, ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शन हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो तो, है ना।
इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी एक तरीके से बोल सकते हैं, तो लेकिन दिस इज़ अ राइट टर्म, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शन भी ये होती है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया बच्चों, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि इसके नाम में फोटो आ गया, फोटो का मतलब ही सनलाइट होता है। अच्छा, अब इसकी ये तो बेसिक बातें हो गई फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि इतना लफड़ा करना ही क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस हमारे लिए। तो सिर्फ 2 ही रीज़न है बच्चों। एक तो हमें बच्चों ये सोर्स ऑफ फूड हमारा यही है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज़ एनसीईआरटी खोल के बैठिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप नहीं खोलेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन वाइज हम पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में एनसीईआरटी छप जानी चाहिए एज अ नीट स्टूडेंट, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड है हमारा ये, सिंपल सी बात है ना। खुद खाना बना रहे तो क्या खुद ही खाएगा क्या? नहीं, ये हमको भी दे रहा है भाई, वो ग्लूकोज हम भी ले रहे हैं, हम भी तो प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। अब चाहे तुम वेजिटेरियन हो चाहे तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो डिपेंडेंट सब प्लांट पे ही ना। जब प्लांट किसी दिन बंद कर दिए ना फोटोसिंथेसिस करना, तो एनिमल भी कुछ नहीं खा पाएगा, और जिन एनिमल को तुम खा रहे हो ना, तुम भी गए फिर, है ना। हम सब लोग डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे हैं? प्लांट पे। तो फोटोसिंथेसिस इज अ सोर्स ऑफ फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बन रहा है, एंड दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? एनर्जी सोर्स, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा यहाँ पर ना ऑक्सीजन रिलीज होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनवायरनमेंट में बच्चों ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत बढ़ा देता है, और ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी है बच्चों, खाना ज़रूरी है हमारे लिए और ऑक्सीजन ज़रूरी है। जिस दिन ये आना बंद हो गई ना, उस दिन तो हमारी मृत्यु निश्चित है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंस, ठीक है। 2 चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, क्या सिर्फ प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं? हाँ जी, प्लांट तो करते ही हैं। क्या सिर्फ प्लांट करते हैं? नहीं, दिस लाइन इज रॉन्ग। सिर्फ प्लांट नहीं करते, देर आर सम बैक्टीरियाज, फ्यू बैक्टीरियाज ऑल्सो, दे ऑल्सो डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास में अगर आपने कभी नाम सुना हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है ना क्लास 11th में ही, तो ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं आपके पास, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं। वो भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, उनमें ऑर्गेनेल्स अलग होते हैं, उनमें जगह अलग होती है फोटोसिंथेसिस करने की, बट वो करते हैं, ठीक है। और ये भी करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो प्लांट का तो तुम्हें पता ही है, कहाँ करेंगे भाई? प्लांट कहाँ करते हैं? प्लांट में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो पानी होता है बच्चों, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ये पानी जो होता है ना, ये हमें बच्चों प्रोटोन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटोन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तभी तो ये ऑक्सीडाइज होगा ना। खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। किसको देगा? ये CO2 को, ताकि वो रिड्यूस हो पाए, ठीक है। तो ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, जो एनसीईआरटी में आपको आगे जाके मेंशन होएगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, पानी को करवा रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना बच्चों पानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे H2O नहीं होता, यहाँ H2S होता है, जो कि क्या करता है? प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी, लिख दो, ठीक है। चलो, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये प्रोसेस कहाँ होती है? अब सबको पता है ना, प्लांट में फोटोसिंथेसिस किधर होता है? प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। अब प्लांट का ग्रीन पार्ट कौन है? लीफ में क्या चीज़ है ऐसी भाई जो वो ग्रीन है? क्लोरोप्लास्ट, है ना, उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या है भाई वो ग्रीन होता है? बाकी तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में ये प्रोसेस हो रही होती है बच्चों। और ये कहाँ होता है? यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि ये बैक्टीरिया है बच्चों, याद करो। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, एंड दैट इज अ मेम्ब्रेन क्लोज्ड सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट, है ना। यहाँ कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पे होता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बैक्टीरिया में, जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। आगे बात करें बच्चों, क्या यहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं? ऑफ कोर्स, बिना क्लोरोफिल के नहीं हो पाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, पर क्या यहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगा? नहीं जी, नो क्लोरोफिल, ठीक है, नो क्लोरोफिल। वेरी गुड, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, ये चीज़ें हो जाती है। एक और चीज़ बच्चों, ये ना मैंने एक चीज़ बताई आपको, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, ज़रूरी नहीं है अब सनलाइट में तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है ना, आपने देखा होगा सनलाइट के बहुत सारे चीज़ें होती है वहाँ पर,
विजिबल लाइट भी आपको देखने को मिलती है, यूवी लाइट्स भी देखने को मिलती है, इंफ्रारेड्स भी देखने को मिलती है ना। तो इसमें से ये कौन सी यूज़ करते हैं, कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट अब्जॉर्ब कर पाते हैं बच्चों, कौन सी लाइट को, ये कर पाते हैं विजिबल लाइट को। विजिबल लाइट में कौन सी आती है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, विजिबल लाइट हमारी है ना। ये कौन सा कर पाते हैं, बैक्टीरिया बच्चों। क्या ये विजिबल लाइट कर पाते हैं, नहीं। ये कौन सी लाइट करेंगे, इंफ्रारेड लाइट। ओके, इंफ्रारेड लाइट को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब। चलो जी, बढ़िया बात है फिर तो, है ना। इंफ्रारेड लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लिए और इन्होंने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये होता है बच्चों प्लांट फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये जो जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन आ जाता है बच्चों, जिसमें ये चीज़ नहीं होती। ये वाली बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जिसमें H2S डोनर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो किस में नहीं होता, कौन से बैक्टीरियाज में, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्या मैं यहाँ लिख दूँ एक्सेप्शन ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसा वाला फोटोसिंथेसिस नहीं होता, H2S नहीं होता। वहाँ पर भी सेम ऐसी वाली चीज़ होती है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी वगैरह, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी प्लांट की फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों की, भाई अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बड़ी बेसिक बातें जान ली, ठीक है। अब हमें ये जानना है, अब सिंपल सी बात है ना, तुमको मान लो मैं तुम्हें बोलूँ मैगी बना के लाओ, ठीक है। अब तुम्हें अगर मान लो फर्स्ट टाइम तुम मैगी बना रहे हो, तो तुम पूछोगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जो मुझे चाहिए मैगी बनाने के लिए, या कोई सब्जी बना रहे हो तो ऑब्वियसली तुम पूछोगे ना कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है तुम्हें बनाने के लिए जो तुम्हें चाहिए होंगे। तो सेम फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर ना बच्चों इनको हमें पता होना चाहिए कि कौन से रॉ मटेरियल्स है जिसकी हेल्प से हम इसको फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। तो रॉ मटेरियल्स मैं लिख दूँ यहाँ पर बच्चों, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी प्रेजेंस के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, ठीक। एक चाहिए होता है बच्चों यहाँ पे पानी, एक चाहिए होता है क्लोरोफिल जो कि पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक चाहिए होता है बच्चों सनलाइट। दैट इज ऑल, बस इतनी चीज़ें चाहिए होती है। 4 चीज़ें नहीं है तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमें ना बच्चों एक एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक्सपेरिमेंट करने, लोगों को प्रूफ करने के लिए। बच्चों बातों से काम नहीं चलता, आजकल की दुनिया में प्रूफ करना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। अब तुम भी किसी को बोलोगे ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें बोलकर नहीं दिखाना, तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो बोलो मत, अपने प्लान्स को कभी बताओ मत, सिर्फ प्रूफ करो, ठीक है। चलो, तो इनका भी चलो प्रूफ करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे CO2 इन्वॉल्व्ड है, क्यों CO2 की असेंशियलिटी क्या है, क्यों, अगर CO2 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा, सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगी। तो इसके लिए ना बच्चों हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे टू नो द असेंशियलिटी ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, दीज रॉ मटेरियल्स, ठीक है। चलो, तो फिर हम बात करते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की एसेंशियलिटी, कि कार्बन डाइऑक्साइड की एसेंशियलिटी क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें ना आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया बच्चों, एक सिंपल सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये ना उन्होंने एक प्लांट लेके आ गए वो, ठीक है। ये लो जी, ये एक प्लांट हो गया। अभी प्लांट बना नहीं है, रुको 2 मिनट, है ना। ये लो, ये इसकी लीव्स हमने बना दी, ठीक है। ये लो, अब ये प्लांट बना दिया बच्चों और ये लीव्स हो गई। इस प्लांट को ना इन्होंने क्या किया है बच्चों, पता है क्या किया है, बताती हूँ, देखो क्या किया है। एक वर्ड ना मैं बार बार यूज़ करूँगी, वो क्या है, वो ये है कि बच्चों इस प्लांट को ना इस प्लांट पे से मुझे स्टार्च हटा देनी है। अब देखो, ये प्लांट कहीं से भी मैं लेके आई हूँ, तो ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इस प्लांट ने कभी फोटोसिंथेसिस किया ही नहीं होगा ज़िंदगी में, कभी तो किया होगा, फोटोसिंथेसिस कर रखा है। इन लीव्स में, ग्रीन लीव्स जो बनाई है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रखा है, ठीक है। अब जब भी फोटोसिंथेसिस होता है ना बच्चों, तो ग्लूकोज तो बनेगा ही डेफिनेटली, पर क्या वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर रहता है, नहीं। जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट की बॉडी में क्या ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर रहता है, नहीं जी, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। क्या ग्लूकोज एनिमल्स की बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर रहता है, नहीं जी,
आप बताओ फटाफट से कमेंट करके मुझे कि किस फॉर्म में एनिमल की बॉडी में ग्लूकोज स्टोर रहता है। यहाँ पर जो ग्लूकोज स्टोर रहेगा वो रहेगा स्टार्च की फॉर्म के अंदर, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स में, लीफ के अंदर स्टार्च की फॉर्म में। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जानना है कि CO2 इज़ मैंडेटरी और नॉट, ठीक है। मैं ये प्लांट लेके आई और मैंने इसको, इसमें से स्टार्च हटा दी बिल्कुल, ठीक है। कैसे हटाई, इस प्लांट को लेके जाऊंगी 2 दिन तक मैं इसको अंधेरे में रखूंगी, डार्क में, ठीक है। डार्क में रखने का फ़ायदा क्या है, सनलाइट नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिल रही, सनलाइट नहीं मिल रहा, तो प्लांट तो ऑब्वियसली मुरझाएगा ना। प्लांट में जितनी भी स्टोर्ड ग्लूकोज था जिसको हम स्टार्च बोल रहे हैं, वो प्लांट उस सारे स्टार्च को क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा, तो इसमें से स्टार्च खत्म हो जाएगी। अब मैं इस प्लांट को, इस प्लांट की एक लीफ को बच्चों मैं ना यहाँ पर एक ऐसा ना लिक्विड प्रिपेयर करती हूँ। देखो ये है मेरे पास एक कंटेनर जिसमें पता है क्या पड़ा है, इसमें पड़ा है KOH सोल्यूशन। क्या है, KOH सोल्यूशन। क्या फ़ायदा है KOH सोल्यूशन का, KOH होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत अच्छा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे दिखता है फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर ये प्लांट मैं लेके आई, अब डार्क में रखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्च कुछ नहीं है इसमें, मैंने इस पत्ती को क्या किया, इसको लाया और इस KOH सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। लाइट में रख रही हूँ, अब मैं डार्क से उठा के लाई हूँ, वापस लाइट में रख रही हूँ। मैं ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रही हूँ, लाइट में कर रही हूँ, ठीक है। मैंने किया, अब ये प्लांट मैं इस तरीके से एडजस्ट करूँगी इस एक्सपेरिमेंट में, इस पूरे के पूरे सिस्टम को, कि इस प्लांट की ये जो लीफ है, ठीक है, मैं इस कंटेनर को थोड़ा बना देती हूँ। ये जो लीफ है बच्चों, आधी लीफ इसमें प्रॉपर तरीके से डूबी रहे, इस KOH सोल्यूशन में आधी लीफ बढ़िया तरीके से डूबी रहे, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा, हवा मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, पर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले, ऐसा सिचुएशन मैं कर दूंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ में, आधी लीफ में नहीं मिली, क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होएगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ रखा ना, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है जो आगे जाके ग्लूकोज बना रहा है। तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले इसको, ऐसा सिचुएशन कर दूंगी, ठीक है। KOH में डाल दिया, अब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर थी ना, वो बची कुछ सारी KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। अब ये वाला जो आधा पोर्शन है ये सनलाइट में पड़ा हुआ है और ये पोर्शन इसके अंदर पैक्ड पड़ा हुआ है, तो ये सारी की सारी CO2 कहाँ आ जाएगी, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो क्या यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं, नो फोटोसिंथेसिस विल बी देयर, नो स्टार्च विल बी देयर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं है तो ग्लूकोज नहीं है, और ग्लूकोज तो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में ही तो स्टोर रहता है, तो स्टार्च भी नहीं होगा, नो स्टार्च विल बी देयर, डन, नो स्टार्च विल बी देयर। अब मैं क्या करूँगी बच्चों, जो ये लाइट वाला पोर्शन है ना, क्या यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा, बिल्कुल होगा। क्या यहाँ स्टार्च होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस है तो ग्लूकोज है तो स्टार्च है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या करूँगी, एक्सपेरिमेंट में ना बच्चों मैं ना एक जादू सी करामात सी कर दूंगी, I2 सोल्यूशन लाऊंगी। व्हाट इज़ I2 सोल्यूशन, I2 सोल्यूशन का मतलब है आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन लेके आऊँगी, उसमें इस लीफ को डालूंगी बच्चों, ये जो लीफ है ना, इसको इस प्लांट से अलग करूँगी, इस I2 सोल्यूशन में डालूंगी और आयोडीन टेस्ट करूँगी। आयोडीन टेस्ट हमेशा किसके लिए किया जाता है, आयोडीन टेस्ट हमेशा और हमेशा स्टार्च की प्रेजेंस जानने के लिए किया जाता है। लिख दूं मैं यहाँ पे, है ना, फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन टेस्ट हमेशा स्टार्च की प्रेजेंस जानने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अब देखो इस लीफ को मैं उठा के लाई, आधा पोर्शन ऐसा था जहाँ पे CO2 नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बनी, और आधे में स्टार्च बनी हुई है। तो जब मैं इस लीफ को I2 सोल्यूशन में डालती हूँ बच्चों, आधा पोर्शन जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बनी, वहाँ आयोडीन का कोई भी कलर नहीं आता। जब भी मैं उसको डालती हूँ सोल्यूशन में कोई कलर नहीं आता, लेकिन जहाँ स्टार्च बनी हुई है वहाँ आयोडीन टेस्ट शो होगा, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और वहाँ कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि स्टार्च टेस्ट आयोडीन टेस्ट हुआ है। आयोडीन टेस्ट में यानी कि ये पॉजिटिव रिजल्ट आ गया बच्चों, ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर आयोडीन टेस्ट बच्चों इस वाले पोर्शन में
नेगेटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव, क्योंकि स्टार्च ही नहीं है, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव होगा, कोई कलर नहीं आया, तो नेगेटिव रिजल्ट आया, यहाँ आया। इससे क्या पता चलता है, क्योंकि इस वाले पोर्शन को KOH में डुबोया था, और KOH तो काम ही एक करता है CO2 को एब्जॉर्ब करने का, तो इसने एब्जॉर्ब कर ली CO2, तो यहाँ पर CO2 होने के चांसेस ही नहीं है, और CO2 होने के चांसेस नहीं तो फोटोसिंथेसिस के चांसेस नहीं है, और फोटोसिंथेसिस के चांसेस नहीं तो स्टार्च के चांसेस नहीं है, और स्टार्च के चांसेस नहीं है तो आयोडीन टेस्ट का तो कोई चांस ही नहीं है बच्चों। तो इससे हमें पता चलता है मोल की हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से कि CO2 इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया CO2 के बारे में। अब हम चेक करते हैं क्लोरोफिल की एसेंशियलिटी क्या है। क्लोरोफिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल है एक पिगमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ये लीफ ग्रीन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी ना, मैं बड़ी चालाक हूँ, ठीक है, मैं ना ऐसी लीफ चूज़ करूँगी जिसको मैं वेरीगेटेड लीफ बोलती हूँ। वेरीगेटेड लीफ ऐसी लीफ होती है बच्चों, देखो मैं तुम्हें अभी ऐसे डायग्राम भी शो किया हुआ है यहाँ पे। ये लीफ जो आप देख पा रहे हो, ये साइड साइड से बच्चों ये वाइट दिख रही होगी आपको, और बीच में आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये साइड में वाइट है, ये साइड बीच में क्या है, ग्रीन पार्ट है। अब ग्रीन पार्ट ही क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, अगेन स्टार्च बनेगा, और वाइट पार्ट कभी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो स्टार्च नहीं बनेगा। सेम फ्लो, सेम थिंग आई विल बी डूइंग हियर, ओके। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में इस लीफ को मैं लेके जाऊंगी बच्चों वापस, 2 दिन तक डार्क में रखूंगी, बिल्कुल इसको स्टार्च हटा दूंगी, इसका जितना भी पहले बना हुआ था सारा स्टार्च मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं इस लीफ को लेके आऊँगी वापस से, कहाँ लेके आऊँगी बच्चों, इस लीफ को सनलाइट में लेके आऊँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, सनलाइट में जैसे ही इस वेरीगेटेड लीफ को लेके आई, तो सनलाइट में लाते ही बच्चों क्या हुआ, सनलाइट में लाते ही क्या हो गया, क्या हो गया जी, सनलाइट है ना, दिस इज़ द सन है ना, और उसकी लाइट और इसके ऊपर, इस लीफ के ऊपर आके गिरती है। डार्क करने के बाद, स्टार्च रिमूव करने के बाद की बात बता रही हूँ मैं। जो मैं लेके आऊँगी, सनलाइट गिरेगी, फोटोसिंथेसिस होगा, वहीं होगा जहाँ ग्रीन पिगमेंट है, जहाँ ग्रीन पोर्शन है। तो ये ग्रीन पोर्शन फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज और स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वाइट पोर्शन फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और यहाँ पर कोई स्टार्च नहीं बनेगा। सेम थिंग मैं यहाँ पे करूँगी, आयोडीन सोल्यूशन में इस लीफ को लेके जाऊँगी, और आयोडीन सोल्यूशन में पता लग जाएगा मेरे को, जहाँ पे भी इस ग्रीन पोर्शन में क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा ना। तो इस ग्रीन पोर्शन की जो स्टार्च होती है बच्चों, क्या ये आयोडीन टेस्ट देगी? बिल्कुल ये आयोडीन टेस्ट देगी, पॉजिटिव टेस्ट आएगा इसका रिजल्ट। क्या ये जो वाइट पोर्शन है, क्या ये जो वाइट पोर्शन है, क्या ये आयोडीन टेस्ट देगा? नहीं। क्यों? नो स्टार्च, नो फोटोसिंथेसिस, नो स्टार्च, राइट, आयोडीन टेस्ट नहीं होगा। दैट इज ऑल, है ना। इससे हमें क्या पता चला, जिस पोर्शन में बच्चों क्लोरोफिल था, जिस पोर्शन में ग्रीन पोर्शन लीफ का था, वहीं पे ही फोटोसिंथेसिस हो रहा था, वहीं स्टार्च बन रही थी। और जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, यानी वाइट पोर्शन था, वहाँ क्लोरोफिल भी नहीं था। और बिना क्लोरोफिल के चाहे तुम कितनी भी CO2 दे दो, कितना भी तुम सनलाइट दे दो, कुछ नहीं होगा। बिना क्लोरोफिल के काम नहीं चलेगा, बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बनी और आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आया। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चली बच्चों, क्लोरोफिल का एसेंशियलिटी। अब बात करते हैं सनलाइट की एसेंशियलिटी। मान लो कि मैं सनलाइट ही ना दूं, मेरा मन करेगा प्लांट को सनलाइट नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, है ना, करके दिखाए प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो इसको ना हम क्या करते हैं, अच्छा जी इसको इस लाइन को आप रिमूव कर सकते हो, इग्नोर दिस लाइन, ठीक है। हाँ जी, एसेंशियलिटी ऑफ सनलाइट, इसमें भी मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, सेम चीज़ वही करूँगी, ठीक है। एक मैं प्लांट लूँगी, सेम चीज़ है ना, उस प्लांट को अंधेरे में रखूँगी, पहले तो सेम चीज़ करूँगी, उस प्लांट को लेके आऊँगी, स्टार्च हटाऊँगी उसमें से, वापस फिर मैं उसको सनलाइट में लेके जाऊँगी, ठीक है। और बिल्कुल सनलाइट में ले जाके फिर मैं क्या करूँगी, इसको चेक करूँगी। सनलाइट में ले जाते ही क्या करेगा ये, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते ही क्या बनाएगा, स्टार्च करेगा, है ना। लेकिन जब तक मान लो मैं उस प्लांट को ना, मान लो लेट मी शो यू द इंटायर डायग्राम, ठीक है, हम डायग्राम से ही समझेंगे बच्चों, है ना। ये मान लो हमारा क्या है, प्लांट, ठीक है, प्लांट बनाते हैं बच्चों बढ़िया सा, ठीक है, ये लो, ये प्लांट है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस प्लांट की ये जितना पोर्शन था ना, मैंने ये वाला पोर्शन, इतने से पोर्शन को मैंने एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया। अभी भी सनलाइट में पड़ा है, मैं अंधेरे में नहीं लेके गई उस प्लांट को, सनलाइट में पड़ा है, ठीक है। इस प्लांट के बस इतने से पोर्शन को, लीफ के इतने से पोर्शन को मैंने क्या किया,
एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया। अब एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दूंगी, दैट मीन्स एकदम ऐसे टाइट पैक कर दिया कि कहीं से भी कोई सनलाइट आने का चांस ही ना बन पाए। तो इस पोर्शन पे सनलाइट नहीं आएगी, और सनलाइट नहीं आएगी तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जिन पोर्शन में सनलाइट आती होगी बच्चों, इन पोर्शन में सनलाइट आएगी, और सनलाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, और यहाँ पे स्टार्च फॉर्म होगा, और टेस्ट आएगा आयोडीन टेस्ट का। आयोडीन टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये वाली चीज़ की है ना बच्चों, जहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है, क्या वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि सनलाइट ही नहीं है, ढक दिया बिल्कुल, सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो कोई स्टार्च नहीं है, और स्टार्च नहीं है तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव, आयोडीन टेस्ट विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि सनलाइट की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सनलाइट के बिना नहीं हो सकता फोटोसिंथेसिस। ओके जी, तो ये चीज़ें थी बच्चों रॉ मटेरियल्स को जानने के लिए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एसेंशियलिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की जो एनसीईआरटी में गिवन है, जोसेफ प्रिस्टले का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, फटाक से कंप्लीट करते हैं इसे। पहला एक्सपेरिमेंट दैट इज़ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। क्या बोला है, ये एक साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले, ये बिल्कुल याद कर लेना भाई, इनका 1770 कब परफॉर्म इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ अपनी कब परफॉर्म की, क्या उन्होंने एक्चुअली में इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए ना, जितने भी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, हर एक्सपेरिमेंट में की लाइन है, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ डिस्कवर किया हुआ है। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या डिस्कवर किया हुआ है, ऑक्सीजन को। तो दे डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर की। कैसे डिस्कवर की, इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया जो आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है। इन्होंने क्या, एक जार लिया, ठीक है, इस जार को इन्होंने बढ़िया यहाँ पर इसमें मोमबत्ती जला दी, एक चूहे को रख दिया, ठीक है। अब जार ले लिया, जार से ढक दिया। अब पता है क्या होगा, थोड़ी देर तो ये मोमबत्ती जलेगी, क्योंकि आपको पता है ना मोमबत्ती का जलना इज़ अ कम्बशन रिएक्शन, पता है ना, किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं, कम्ब्यूशन, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना। कम्बशन में एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बिना कम्बशन नहीं होता, मतलब कोई भी चीज़ को जलाना है तो बिना ऑक्सीजन के बिना वो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। मुझे मोमबत्ती को भी जलाना तो ऑक्सीजन चाहिए इसको देने के लिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन मैं दे रही हूँ, अभी तो मैंने रखा है इसको, अभी ऑक्सीजन है इसमें, ये चूहा भी इसमें बढ़िया खेल रहा है क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रही है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अब थोड़ी देर में बच्चों क्या करेगा, चूहा तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना हमारी तरह, तो क्या करेगा, CO2 रिलीज़ करेगा, क्योंकि ये तो फितरत में है इसकी, ये प्लांट थोड़ी ना जो ऑक्सीजन रिलीज़ करे, ये CO2 रिलीज़ करेगा बड़ी सारी, ठीक है, करवा दे CO2 रिलीज़, ये बहुत सारी CO2 रिलीज़ कर देगा। अब जैसे CO2 रिलीज़ होएगी तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी या CO2 की, ऑब्वियसली CO2 की ना, तो यहाँ CO2 की अमाउंट ना बहुत ज़्यादा हो गई, और इस ज़्यादा CO2 की अमाउंट की वजह से ये मोमबत्ती जो जलती हुई थी वो बुझ गई, क्योंकि कम्बशन विदाउट ऑक्सीजन नहीं पॉसिबल भाई। तुम क्या कर लोगे, CO2 बढ़ा लो, करा लो कम्बशन, क्या तुम मोमबत्ती जला सकते हो, नहीं। अब ये CO2 बढ़ गया इतना ज़्यादा, ऑक्सीजन हो गया कम, तो क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा रह सकता है, नहीं। तो चूहा भी कैसे ज़िंदा रहना था, इसकी तो डेथ बिल्कुल बढ़िया से जोसेफ प्रिस्टले ने डिसाइडेड कर ली थी कि चल बेटा तेरे को मारता हूँ, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के बेचारा तड़प तड़प के मर गया। अब दूसरी बारी में उसने क्या किया, सेम चीज़ की, वापस मोमबत्ती जलाई, वापस एक नए चूहे को पकड़ के लाया, और उसने इस बारी प्लांट रख दिया। अब प्लांट रखने से पता है क्या होगा, ये सारी चीज़ सनलाइट में रखी है इसने। प्लांट एक्चुअली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, एक ही तो गुणगान गा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज। तो इतनी देर तक जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था, CO2 रिलीज कर रहा था, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे जा रहा था, उस ऑक्सीजन की भरपाई अब कौन करेगा, प्लांट, क्योंकि प्लांट तो इतने अच्छे इंसान होते हैं, प्लांट तो इंसान होते ही नहीं, सॉरी, प्लांट तो इतने अच्छे होते हैं कि वो हमारे फ़ायदे की भी बात करते हैं, खुद के फ़ायदे की भी बात करते हैं। तो ये तो रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में, ये तो ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे, और इस ऑक्सीजन के अमाउंट की वजह से बच्चों क्या ये चूहा मर पाएगा, नहीं। चूहे को तो हमने वरदान दे दिया प्लांट रख के, चूहा नहीं मर सकता अब, है ना, क्योंकि प्लांट उस ऑक्सीजन जो ये ऑक्सीजन ख़त्म कर रहा है ना, ये प्लांट बढ़ाता जा रहा है, ये बोल रहा है बेटा तू जितनी ख़त्म करना चाहता कर, मैं तेरे पीछे सपोर्ट में खड़ा हूँ, तो ऑक्सीजन यूज़ कर, मैं ऑक्सीजन बढ़ाऊंगा, ठीक है, ये काम करता है। तो क्या ये चूहा मरेगा, नहीं जी, बिल्कुल हंसता खिलखिलाता हुआ अभी भी तैयार बैठा है ना। चलो, ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट था, इससे उन्होंने ये बात बता दी कि ये जो प्लांट होते हैं ना, ये प्लांट बड़े अच्छे होते हैं, ये प्लांट ना फोटोसिंथेसिस करेंगे, क्योंकि मुझे सनलाइट, क्योंकि अब ऑब्वियसली सारी चीज़ कहाँ है, सनलाइट में हो रही है, सनलाइट दी। अब कोई सोचेगा मैम ये तो जार के अंदर है,
जार बेटा कांच का है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा है ना, तो वहाँ पर ना ये इसकी वजह से क्या हो रहा होगा, सनलाइट इसको मिल रही होगी, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। तो इन्होंने बता दिया कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और ऑक्सीजन रिलीज जो होएगी वो इसमें इस एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन खपत हो रही है, ख़त्म हो रही है ऑक्सीजन, उसको इंक्रीज करने के काम आती है। दैट इज़ ऑल बच्चों, ये इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी, इतनी प्यारी चीज़। फिर उसके बाद में गाना बन गया, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, है ना। चलो बढ़िया बात है। एनसीईआरटी के ऊपर थोड़ी नज़र मार लेते हैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, जोसेफ प्रिस्ले, ये है 1770 में परफॉर्म इन्होंने किया एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। बहुत सारे चूहों को लेके आए, बेचारे मारते गए, है ना, बेचारे चूहे, है ना। हमारे लिए हमेशा चूहे एक्सपेरिमेंट, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर ही होता है हमेशा। दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। एयर का क्या रोल है, क्यों है ऑक्सीजन ज़रूरी, इसकी ज़रूरत को किसने रिवील किया, जोसेफ प्रिस्ले, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी का हर एक शब्द बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बोल रही है 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने ऑक्सीजन खोज डाली थी, तो खोज डाली थी, दैट इज़ ऑल, बस सवाल जवाब कुछ नहीं। प्रिस्ले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस, अ बेल जार, है ना, क्लोज स्पेस था, सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। सिमिलरली अ माउस वुड soon suffocated in closed space. He concluded that a burning candle or an animal breathed the air, definitely, but somehow damaged the air, damage भी करते हैं air को। But when he placed a mint plant, that is very very important बच्चों, ये जो बेल जार में प्लांट रखा हुआ ना, ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बेल जार में जो प्लांट रखा हुआ है, दिस इज द प्लांट, कौन सा प्लांट है, मिंट प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की, प्रिस्ले ने, कौन सी टाइम पे, 1774, कौन सा प्लांट उन्होंने यूज़ किया, मिंट प्लांट। दीज आर द की वर्ड्स, है ना, इनको हाईलाइट करो। ही फाउंड दैट माउस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यूड टू बर्न। हाँ, प्रिस्ले hypothesized as follows: the plant restores the air, whatever breathing animals and burning candles remove। जो कैंडल बर्न कर रही है वो भी ऑक्सीजन की खपत कर रही है, एनिमल जो है वो भी ऑक्सीजन का यूज़ कर रहा है, तो इसकी भरपाई कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। दैट इज़ ऑल, बड़ा प्यारा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अब इंसान तो इतने बुरे होते ना कि उस साइंटिस्ट ने ये कैसे कह दिया, मैं बताऊँगा उसे, है ना, मैं करूँगा फिर से इसको, क्या बोलते हैं इसको, फिर से एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। कौन से साइंटिस्ट थे ये, जॉन इंगेज हाउस बच्चों, है ना। ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्या बोल दिया प्रिस्ले ने ये, है ना। तो इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया। अब सेम एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2 कंडीशंस में किया। देखो फिर चलते इस डायग्राम पे, ये डायग्राम सेम चीज़ की, सेम फ्लो, कैसे, जार लिया, चूहा रखा, मोमबत्ती जलाई, बंद कर दिया जार, लेकिन 2 कंडीशंस करी बच्चों। एक बार इसने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को इसने किस में किया, लाइट की प्रेजेंस में किया, ठीक है। 1 मिनट रुको, लेट मी रिमूव ऑल दिस। हाँ जी, तो एक बार बच्चों इसने लाइट की प्रेजेंस में किया, ठीक है, जब सनलाइट आ रही थी उसकी प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंट किया, और एक बार उन्होंने डार्क में एक्सपेरिमेंट किया जब सनलाइट नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि भाई हमारे प्रिस्ले ने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस तो बता दी, पर मैं बताऊंगा कि सनलाइट की इंपॉर्टेंस कैसी होती है ना, क्यों होता है। तो देखो डार्क में जब इन्होंने किया, डार्क में पता है क्या किया, ये वाला जो सेटअप था यहाँ पर इन्होंने एक प्लांट भी रख दिया, ठीक है, बस इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं दिया, प्लांट रख दिया। और प्लांट रखने के बाद, या फिर ऐसे समझ लो, ये वाला जो सेटअप है इन्होंने फिर से करा, एक बारी डार्क में और एक बारी लाइट में। डार्क में प्लांट था, है ना, हो सकता था कि वो ऑक्सीजन बढ़ा दे, बट डार्क है बच्चों, सनलाइट नहीं है, विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं बनती, और अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट कैसे बढ़ेगी और कैसे चूहा खिलखिलाएगा, नहीं खिलखिला सकता, नहीं कर सकता। तो डार्क के अंदर नई चीज़ हो रही थी फोटोसिंथेसिस, तो उन्होंने बताया कि तुम कितना ही मिंट प्लांट ला के रख दो, प्रिस्ले भाई साहब तुम कितना ही मिंट प्लांट यहाँ ला के रखो, लेकिन अगर तुमने सनलाइट इसको प्रॉपर नहीं दी तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। और अगर मैं इसको लाइट में ला के रखूँगा ना, यही चीज़ को मैं लाइट में ला के रखूँगा ना,
यहाँ पे सनलाइट दूंगा ना तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा और ये चूहा जिंदा रहेगा, ठीक है। तो प्रिस्ले ने बोला वही सही बोल रहा तू तो, है ना, चल तेरी बात मान ली। प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट उसने फिर से परफॉर्म कर दिया, ठीक। अब एक और चीज़ उन्होंने बताई कि प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन बनाते हैं। ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्रिस्ले ने तो सिर्फ इतना बताया कि ऑक्सीजन प्लांट जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बट इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन रिलीज़ तो कर रहे हैं बट किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, विदाउट सनलाइट नहीं कर सकते ये। तो ये हो गया। एक एक्सपेरिमेंट और किया बच्चों उन्होंने हाइड्रिला प्लांट के ऊपर। हाइड्रिला प्लांट के ऊपर पता है क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? हाइड्रिला जो था बच्चों एक एक्वेटिक प्लांट था, एक सेकेंड, है ना। हाइड्रिला जो था बच्चों एक एक्वेटिक प्लांट था जिसके अंदर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने पता है क्या किया? ये मान लो एक हमारे पास एक जार है, ठीक है, ये पानी, हाइड्रिला क्योंकि एक्वेटिक प्लांट है तो पानी तो चाहिए होगा। अब देखो हम कुछ इस तरीके का हाइड्रिला ले लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रिला प्लांट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी में हाइड्रिला है। अब मैंने ना दो कंडीशंस वापस करी, सनलाइट और बिना सनलाइट। यहाँ पर मैं लाइट दे रही हूँ इसे, ये लो सनलाइट आ रही है, हाइड्रिला प्लांट है, ऑब्वियसली सनलाइट कैप्चर करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन बनाएगा। ऑक्सीजन क्या है? अल्टीमेटली गैस ही तो है, गैस ही तो है भाई। क्या पानी में सॉल्युबल है? नहीं जी, ऑक्सीजन गैस ही तो है। और ऑक्सीजन गैस है तो बबल्स बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। तो सेम चीज़, सेम जो सेटअप है इसने डार्क में भी किया। क्या डार्क में यहाँ पर बने बबल्स ऑक्सीजन के? नहीं। क्यों? क्योंकि डार्क तुम दे रहे हो तो सनलाइट नहीं दे रहे हो, सनलाइट नहीं दे रहे हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाइड्रिला प्लांट क्यों ही फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ऑक्सीजन नहीं आएंगे, और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो बबल्स नहीं आएंगे, ठीक है। दैट्स हाउ उसने बताया कि भाई सनलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, माना तुमने कहा, बट सनलाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट सनलाइट नहीं होती ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऑक्सीजन रिलीज करवानी है तो लेके आओ क्या? सनलाइट। सेम एनसीईआरटी रीडिंग मारते फटाफट। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप, सेम सेटअप उसने यूज़ किया एज द वन यूज बाय प्रिस्ले, बट by placing it one in the dark and one in the sunlight. John Inge's house shows that sunlight is essential to plant process that somehow purifies the air followed by burning candles or breathing animals, ठीक है। Ingen house in an elegant experiment with an aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green plants, okay, while in the dark they did not. सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा था, विदाउट सनलाइट नहीं हो रहा था। ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस ही शोड दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज करता है बच्चों, यही, क्योंकि प्लांट का ग्रीन पार्ट ही क्या करता है? सनलाइट कैप्चर करता है। क्लोरोफिल के बिना सनलाइट कैप्चर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कर दी। अब एक साइंटिस्ट आए जूलियस वॉन सैक, इन्होंने कहा कि ये जो प्लांट ना, तुम बात कर रहे हो फोटोसिंथेसिस की, ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसमें क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है अंत में। और लेकिन ये ग्लूकोज जो होता है बच्चों, ये किसकी फॉर्म में स्टोर रहता है? ये चीज़ बताई इन्होंने, जूलियस वॉन सैक ने। इन्होंने बोला कि ये जो ग्लूकोज बनता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। फिर उन्होंने और स्टडीज़ की इसके ऊपर, और उन्होंने बताया कि जो ग्रीन सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्योंकि उस टाइम पर सबको ये पता था कि क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, green pigment, and that is required for the photosynthesis. But chlorophyll कहाँ होता है? Where the chlorophyll is present? Location कहाँ है? ये बताया जूलियस वॉन सैक ने, and location would be the chloroplast. अब बोलोगे मैम ये तो हमें पहले से ही पता है। पता तो है, लेकिन इनका मान रखने के लिए हम जान लेते बच्चों, एनसीईआरटी में गिवन है। स्पेशल बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट। दो ही बातें बोली। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कौन सी बच्चों? हाईलाइट करते चलो। ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है, किसके अंदर? प्लांट्स में। ये किसने बताया? जूलियस वॉन सैक ने। दैट इज़ ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट आता है सी वॉन नील का, ठीक है।
वॉन नील नाम के एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया एम्पेरिकल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की एक एम्पेरिकल इक्वेशन के थ्रू हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इन्होंने क्या बोला पहले मैं बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि ये जो मतलब देखो नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, CO2 हो गया, ये पानी हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, यहाँ पर सनलाइट होती है, इनकी प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन बनता है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, प्लस यहाँ पर ना कुछ पानी के मॉलिक्यूल और रिलीज होते हैं। अगर मैं इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखूँ 6CO2 12H2O 6O2 6H2O और सम एनर्जी ये रिलीज होती है। ये एक प्रॉपर क्या है, इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज ऑल। अब इन्होंने बोला कि ये जो H2O होता है ना, H2O, ठीक है, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये H2 रिस्पॉन्सिबल है ये ऑक्सीजन बनाने में। ये जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की बात कर रहे हो ना तुम, जोसेफ प्रिस्टले और इंजन हाउस को बुलाया, बिठाया, नाश्ता पानी करवाया, उनको बोला कि तुम बात कर रहे हो ना ये ऑक्सीजन रिलीज़ करने की, तुमने ऑक्सीजन को खोज दिया, तुमने बोला कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ऐसे वैसे, तो ये ऑक्सीजन पता है कहाँ से आ रही है, तुमको पता भी है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। अब ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, ऑक्सीजन तो पानी में भी है, बताओ कहाँ से आ रही है। तो ऑक्सीजन आती है बच्चों पानी से। कैसे पता चला हमें भाई, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया, ऑक्सीजन पानी से आती है, कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बोला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को लेके आओ जो फोटोसिंथेसिस भी करता है बट वो पानी का यूज़ नहीं करता। तो याद करो सेशन की शुरुआत में मैंने बताया कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं पर पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे आर यूजिंग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट, एज अ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड अंत में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड में तो कहीं पर भी ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है, तो क्या रिलीज हो सकती है ऑक्सीजन, नहीं, क्या रिलीज होगा यहाँ से, तो सल्फर रिलीज होगा ना। तो बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करवाने की बजाय हम H2S से रिएक्ट करवाते हैं, फिर देखते हैं कि ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ सल्फर रिलीज होता है, देखते हैं। ठीक है, सब राजी हो गए, सबने करवाया ये एक्सपेरिमेंट। लेकिन बच्चों मज़े की बात ये है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ सल्फर रिलीज़ हुआ, यहाँ ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ हुआ, सल्फर रिलीज़ हुआ। और उन्होंने बता दिया अंत में कि देख लो मैंने तो सही बोला था, पानी ही है एक ऐसा एकमात्र सोर्स जिससे ये ऑक्सीजन आ रही है। अगर पानी की बजाय कुछ और यूज़ करोगे, H2S यूज़ करोगे, नहीं आएगा, ऑक्सीजेनिक रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजेनिक रिएक्शन होती है। ऑक्सीजेनिक का मतलब है वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं प्लांट, पर बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्रीन सल्फर वाले बैक्टीरियाज होते हैं, पर्पल ग्रीन बैक्टीरियाज, वो ऑक्सीजेनिक रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर तो रहे हैं बट वो ऑक्सीजन नहीं, वो एनवायरनमेंट में कुछ और ही रिलीज कर रहे हैं, सल्फर रिलीज कर रहे हैं। तो दैट इज़ द रिएक्शन एनऑक्सीजेनिक। ओके, तो इन्होंने ग्रीन सल्फर, ये पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया जो थे, इन्होंने इनके ऊपर स्टडी करी और इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि जब मैं इस H2O की जगह H2S लेता हूँ तो ये ऑक्सीजन फॉर्म नहीं होती। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तभी तो ग्लूकोज बन रहा है, और यहाँ पर पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब तो हाइड्रोजन रिमूवल होता है ना, और यहाँ पर रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन रिमूव, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जुड़ना। बेसिक बात है, बेसिक केमिस्ट्री है 9th 10th की। तो यहाँ पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, H2O रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन के, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन ग्रीन पर्पल इस चीज़ को इसने प्रूव कर दिया इन बैक्टीरियाज पे काम करके, ठीक है। इन बैक्टीरियाज पे काम करके इसको पता लगा कि भाई H2O इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं H2O के बजाय H2S लूँगा तो फिर यहाँ पर नहीं हो पाएगा ये काम, ठीक है। तो उन्होंने ये वाली इक्वेशन के बारे में बताया कि ना H2A क्यों लिख रखे हम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया था ना H2A इस A की जगह पे कुछ भी हो सकता है, A की जगह पे इट कुड बी ऑक्सीजन, इट कुड बी ऑक्सीजन, इट कुड बी सल्फर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये H2O भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है। तो इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं 2A प्रोड्यूस होता है, जो ये 2 यहाँ पर जो 6O2 हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है ना। CH2O का मतलब क्या है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट ही है, हमारा ग्लूकोज ही है, जो हमारा अपन बात करते हैं ना CnH2n ON,
ठीक है। ये क्या होता है हमारा, एक्चुअली ग्लूकोज ही है, ठीक है। अब इसकी जगह तुम N की जगह तुम 6 रखोगे ना तो तुम्हारा ग्लूकोज बन जाएगा, इसलिए CH2 इसने नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट की तरह बिहेव किया, H2 तो रिलीज हो ही रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये 2A, ये A जब सल्फर होगा, कब सल्फर होगा ये, जब हम ग्रीन पर्पल बैक्टीरियाज को लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो पानी की जैसी चीज़ है ही नहीं ना, उनके पास तो H2S है जो यूज़ कर रहे हैं वो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है वो कहाँ से रिलीज़ होती है, पानी से रिलीज़ होती है, ठीक है। ये वॉन नील का एक्सपेरिमेंट था। अब ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट है बच्चों, एंजलमैन, TW एंजलमैन। इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कवर किया, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बातें की। कैसे बताया एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, इन्होंने ये बताया कि चलो यार तुम सब लोग बोल रहे हो कि फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ये सब बातें मैंने मानी, सनलाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, मानी मैंने। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ना दिमाग बड़ा तेज़ है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सनलाइट आ रही है ये तो प्रॉपर वाइट लाइट है ना, ये तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पे, दिस इज़ अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है कि बहुत सारे कलर्स हैं, वाइट लाइट नहीं है ये, वाइट कलर ही नहीं है ये पॉलीक्रोमेटिक है, सारे कलर्स हैं। लेकिन जब मैं इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी वाइट लाइट को, सनलाइट को जो मैं प्रिज्म लेकर यहाँ पर रखता हूँ तो ये सारी की सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, और जैसे ये लाइट स्कैटर होएगी यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा, दैट इज़ विबग्योर, जिसके बारे में तो हमने बचपन से सुना है। विबग्योर के अंदर कौन कौन से कलर्स आते हैं बच्चों, देखो VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है ना ये। तो जैसे ही मैं इस प्रिज्म से इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को गुजारता हूँ तो ये लाइट किस में चेंज हो जाएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट में, मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वाइट लाइट को जो तुम डाल रहे हो ना इस प्लांट के ऊपर, ये प्लांट अगर सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस सनलाइट में इसमें से कौन सा कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ये मुझे कौन बता सकता है भाई। तो इसने बोला कि देखो प्रैक्टिकल चीज़ पे आते हैं, कौन सा कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन से कलर की लाइट प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और कौन से कलर पे कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये जानते हैं। तो इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, पता है क्या किया इन्होंने बच्चों एक एल्गी ले ली, ठीक है, ये फिलामेंटस एल्गी थी एक, है ना, जिसको हम ऐसे से ड्रॉ कर लेते हैं। क्लेडोफोरा नाम की एल्गी ले ली। क्लेडोफोरा नाम की एल्गी को अगेन यहाँ पर, पता है यहाँ पे क्या थे, यहाँ पर ना ऐसा सस्पेंशन था जिसमें कौन से बैक्टीरियाज थे, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों। तो ये ऑक्सीजेनिक बैक्टीरियाज हैं। अब पता है क्या किया, ये सारी की सारी सनलाइट आफ्टर मतलब प्रिज्म से गुजारने के बाद, इसको मोनोक्रोमेटिक में चेंज करने के बाद इसने हर कलर इसके ऊपर डाला, इस क्लेडोफोरा के ऊपर। अब क्लेडोफोरा तो ग्रीन कलर का है, करेगा फोटोसिंथेसिस, है ना। अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस करेगा अगर क्लेडोफोरा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, है ना, और ये ऑक्सीजन लेने के लिए ये बैक्टीरिया इसके पास आएंगे। तो जब जब इस एल्गी के चारों तरफ ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं प्रेजेंट, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन उन्हें मिल रही है, तभी वो ज़्यादा है वहाँ पे। और अगर ऑक्सीजन कम मिलेगी उनको तो ऑब्वियसली बात है कि बैक्टीरिया इस क्लेडोफोरा के चारों तरफ कम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर ना बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जहाँ पर मिलेंगे, जो भी कलर की लाइट यहाँ पर गिरेगी क्लेडोफोरा के ऊपर, जिस भी कलर की लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन के अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके चारों तरफ लिपट जाएंगे इस क्लेडोफोरा के। और जिस भी लाइट के अंदर कम फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है वो कम चारों तरफ इसके होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ इन्होंने की, और इन्होंने पता है क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लू कलर्स होते हैं, ब्लू कलर एंड रेड कलर, ब्लू एंड रेड कलर में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होने के चक्कर में बच्चों ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, और उसी टाइम उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को इस क्लेडोफोरा के चारों तरफ देखा। जबकि ग्रीन के अंदर सबसे लोवेस्ट फोटोसिंथेसिस हो रहा था और कम से कम ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही थी, और इसी वजह से ये बैक्टीरिया इसके चारों तरफ कम थे। तो ये ना क्लेडोफोरा याद रखना आपको, क्लेडोफोरा के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो ये ना इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ दे दिया।
अब यहाँ पर क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर किसके बीच में रिलेशनशिप इन्होंने बताया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन के बीच में रिलेशन बताया कि जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा बच्चों, लिख दो यहाँ पे, जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी हाई। फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, जिस भी सनलाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा वहीं पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया बच्चों ब्लू लाइट जब आ रही थी तब फोटोसिंथेसिस का एरिया है। फोटोसिंथेसिस यहाँ ज़्यादा हो रहा था एकदम पीक पे और ऑक्सीजन भी पीक पे। ये वाला एरिया है रेड वाले लाइट का, जब रेड लाइट आ रही थी फोटोसिंथेसिस पीक पे था और ऑक्सीजन पीक पे थी। ये वाला एरिया बच्चों ग्रीन का एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर था और ग्रीन कलर की वजह से बच्चों यहाँ पर सबसे कम फोटोसिंथेसिस हो रहा था और कम ऑक्सीजन था और बैक्टीरिया वहाँ पर कम ही चारों तरफ उसके प्रेजेंट थे क्लेडोफोरा के, ठीक है। चलो ये एनसीईआरटी है बच्चों। Now consider the interesting experiment done by the T.W. Engelmann. Using a prism, he split the light its spectral components and then illuminated in a green algae Cladophora. It is very important. Placed in a suspension of aerobic bacteria. ये भी बहुत important है, आपको पता होना चाहिए। aerobic बैक्टीरिया के अंदर ही हमने सस्पेंशन के अंदर इसको रखा। ये बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन, जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हो रहा था वहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा थे, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light, that is very important, of split spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described, ठीक है। किसने किया? T.W. एंजलमैन ने सबसे पहला स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस का दिया, एक्शन स्पेक्ट्रम। इट रिजेंबल्स रफली, चलो ये लाइन हम बाद में पढ़ेंगे जब हम और स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे। अब लास्ट टॉपिक बच्चों ये हम करते हैं फटाफट कंप्लीट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? हमें सारी प्रोसेस पढ़ ली, सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लिए, अब साइट देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में हो कहाँ रहा है। सबको पता है लीफ में होता है, क्योंकि लीफ ही ग्रीन पार्ट है प्लांट का। अब ग्रीन पार्ट में भी कहाँ? लीफ में ना, लीफ में बहुत सारी सेल्स होती हैं, आपको पता है। यहाँ पर ना मीजोफिल सेल्स होती हैं, आपको पता है। लीफ में बहुत सारी मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मीजोफिल सेल में अगर मैं एक मीजोफिल सेल की बात करूँ बच्चों, इसमें ग्रीन कलर के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। तो ये वाले क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। अब आपको पता है, हम ड्रॉ करते हैं, चलो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये लीजिए। अब आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ये लो, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है। ये है बच्चों एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई बच्चों इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सिंपल, ठीक है। अब इसका डायग्राम क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है बच्चों, देखो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ना आपको देखने को मिलता है थाइलेकॉइड्स देखने को मिलती है, ठीक है। थाइलेकॉइड्स देखने को मिलती है। क्या होती है थाइलेकॉइड? थाइलेकॉइड एक ऐसी सरफेस है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होगा, क्योंकि लीफ, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक लीफ है, लीफ के अंदर ना मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल के अंदर और घुसो तुम, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम घुसोगे ना तो यहाँ पहुँच जाओगे इस सरफेस के ऊपर, यहाँ थाइलेकॉइड है, ये होता है फोटोसिंथेसिस की एग्जैक्ट जगह, है ना। तो ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड एक के ऊपर एक ऐसे जमा है, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो ये लो, यहाँ पर एक और हम क्रिएट कर देते हैं। अब कुछ थाइलेकॉइड बच्चों एक ग्रेना से, मतलब कुछ थाइलेकॉइड जो होते हैं इस तरीके से एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है ना। और ये क्या होता है बच्चों? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल एकदम से क्या है इसकी स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट की, ये जो लिक्विड है इसके अंदर भरा हुआ है, क्या है? दिस इज स्ट्रोमा एंड दिस इज ग्रेना, ठीक है। अब क्योंकि ये थाइलेकॉइड का ही बना हुआ है तो मैं इसको बोल सकती हूँ ग्रेना थाइलेकॉइड। ओके जी, ये ग्रेना थाइलेकॉइड है, ये स्ट्रोमा है, और ये क्या है? ये आपका क्या हो गया बच्चों? स्ट्रोमल थाइलेकॉइड। ओके जी, बड़ा ही सिंपल सा, ठीक है। ग्रेना थाइलेकॉइड जो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रेनम पे, और स्ट्रोमा के अंदर ये जो पाइप प्रेजेंट है स्ट्रोमल थाइलेकॉइड हो गया, ठीक है। इसके ऊपर अब देखो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली
फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली दो रिएक्शन शामिल होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वहाँ एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वहाँ पर ATP प्रोड्यूस होती है, NADPH प्रोड्यूस होता है ना, लेट्स ड्रॉ, NADPH प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इनका यूज करके यहाँ डार्क रिएक्शन में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कि क्या है, एंड प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दो प्रोसेस होती है बच्चों फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इतनी सिंपल भी नहीं है जो हमें दिखती है कि भाई ये रिएक्शन हो गई और हो गई फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे होने के लिए बच्चों दो रिएक्शंस होती हैं, पहले एनर्जी बनेगी, इस एनर्जी का यूज़ करेंगे डार्क रिएक्शन में और डार्क रिएक्शन से ग्लूकोज बनेगा। तो ये जो लाइट रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, ये लाइट रिएक्शन कहाँ होती पता है, थाइलेकॉइड पे, यहाँ पे ग्रेनम थाइलेकॉइड जो होता है एंड स्ट्रोमल थाइलेकॉइड होता है, इन दोनों के ऊपर एक्चुअली क्या हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन हो रही होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा, ग्लूकोज बनेगा बच्चों स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि स्ट्रोमा में ही वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या बन सकता है, यहाँ पे ग्लूकोज बन सकता है। तो यहाँ ना ग्लूकोज बनेगा, यहाँ क्या होगा, डार्क रिएक्शन होगी बच्चों। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। आज हमने बहुत एक्सपेरिमेंट सीखे है ना, और उसके बाद साइट देखी कहाँ होता है एक्चुअली में, और उसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस को देखा कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या एक स्टेप में हो जाता है, बिल्कुल सिंपल हो जाता है, नहीं होता। दो रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन यहाँ पर शामिल होती है, वो भी हमने देख ली, ठीक है जी। तो ये आपका NCERT का पैराग्राफ फटाक से पढ़ते हैं और सेशन कंप्लीट करते हैं। ग्रीन लीफ में बच्चों क्लोरोप्लास्ट होता है, आपको पता है, जो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, डेफिनेटली राइट। फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन लीव्स में होता है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन पार्ट प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, कैन यू नेम सम अदर पार्ट्स वेयर यू थिंक द फोटोसिंथेसिस में आकर, क्या आपको लगता है कि क्लोरोप्लास्ट के अलावा कहीं और फोटोसिंथेसिस हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। भूल गए, हमने बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस किया था बच्चों। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या क्लोरोप्लास्ट साइट थी फोटोसिंथेसिस की? नहीं। वहाँ पे कौन सी साइट थी? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर्स जो थे बच्चों, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, लिख लेना। You would recollect the previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. आपको पता है large number of chloroplast होता है, and usually the chloroplasts align themselves along the wall. अच्छा, एक और चीज़ बच्चों यहाँ पर ना एक बताया गया है, ये देखिए, ये आपके पास में क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इसमें ना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो क्लोरोफिल ना बच्चों ऐसे आप अपने आसपास भी प्रेजेंट हो सकता है ये क्लोरोफिल ऐसे ना प्रेजेंट हो, और कैसे प्रेजेंट हो बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, और ये क्लोरोफिल ना इस तरीके से परपेंडिकुलर प्रेजेंट हो, ठीक है। कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है, कैसे अलाइनमेंट इनका चेंज हो सकता है। तो क्लोरोफिल ऐसे भी हो सकता है पैरेलली, ऐसे परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ये चीज़ बताई गई है NCERT के अंदर। Along the walls of mesophyll cells such that they get the optimum quantity of incident light, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएँ। When do you think that the chloroplast will be aligned in the first flat surfaces parallel to the walls, and when would be they perpendicular the incident light? तो ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे कि कब वो परपेंडिकुलर होता है, कब वो फ्लैट होता है। You have studied the structure of chloroplast, हमने पढ़ रखा है चैप्टर 8 में। Within the chloroplast there is a membrane system, so consist of grana, मैंने बताया आपको grana, and the stroma lamellae, ठीक है। स्ट्रोमल थाइलेकॉइड को स्ट्रोमा लेमेली भी बोलते हैं। मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। जैसे सनलाइट आएगी, ये सारी की सारी एनर्जी को ट्रैप करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पर अगर सनलाइट बनाऊँ, यहाँ पर ये सन है और इसकी लाइट आती है, वो ट्रैप करते हैं। जैसे ये ट्रैप करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा? ATP बनेगा, NADPH बनेगा। अब ये NADPH और ATP कहाँ आ जाएगा? स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में क्या बनेगा? इनका यूज़ होके ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। चलो
फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH स्ट्रोमल एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर मतलब ग्लूकोज हो गया, और ये एक स्टोर किसके फॉर्म में होती है, स्टार्च की फॉर्म में. तो फॉर्म ए सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल्ड द लाइट रिएक्शन. जो लाइट की वजह से ही हो रही है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी तब तक एनर्जी ट्रैप नहीं होगी और ATP NADPH नहीं बनेगा, इसलिए तो हम इसको लाइट रिएक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि वो सनलाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना. इसको फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं हम, ठीक है. द लेटर आर नॉट डायरेक्टली, जो आपको डार्क रिएक्शन बता रही हूँ वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है लाइट के ऊपर, है ना, इसीलिए हम उसको डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं. वो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ATP NADPH उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो, ठीक है. तो ये उन पर डिपेंडेंट होता है बच्चों, ATP और NADPH पे. हेंस द डिस्टिंग्विश द लेटर दे आर कॉल्ड, इसी वजह से इनका नाम भी ऐसा ही है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है. हाउएवर दिस शुड बी नॉट कंस्ट्रक्टेड टू मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ठीक है. दे आर लाइट डिपेंडेंट. डार्क रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती है बच्चों जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट एकदम फुली नहीं है, ठीक है. एकदम ऐसा नहीं कि लाइट नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन नहीं होती, ऐसा नहीं है. डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है वो, पर लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है. अब वो कैसे है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे. लाइट रिएक्शन कैसे होता है, डार्क रिएक्शन कैसे होता है आने वाली क्लासेस में, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. आई होप यू लाइक दिस लेक्चर और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कोई भी डाउट है प्लीज़ 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 कमेंट करिए. लाइक करना वीडियो को मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो करके ही जाना है. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.